अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम बात करने लगे हैं हमारे पास कौन सा सिलेबस है भाई जो हमारी ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आई का सब्जेक्ट में से है, जो हमने लाजमी करना है। क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी भी होता है, मतलब देना भी चाहिए। डेफिनेट सी बात है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम पास करने के लिए कुछ चीज़ों पे जब हम ज़्यादा फोर्स करके उसकी तैयारी करते हैं तो मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है, एंड दे आर नीडेड के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कि हर वो चीज़ मैं आपको चैप्टर वाइज बताती जाऊँगी जो कि आपने लाजमी करनी है, अच्छे से करनी है, किस बुक से आपको करनी चाहिए ताकि आपके बेस्ट मार्क्स आ सकें। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास आई की जो बुक्स हैं उसमें जो दो मेजरली मतलब ज़्यादातर कंसिडर की जाती हैं, एक होती है आपकी ये वाली शफ़ी मोहम्मद जतोई की बुक है, और एक जोगी है, ठीक है। जो जतोई और जोगी दो नाम लिए जाते हैं अक्सर औकात सबसे ज़्यादा। अब इसमें से बहुत सारे लोग इस वजह से जतोई को छोड़ते हैं कि इसमें उन्होंने लिखी हुई है बहुत ही ना लाइक हेडिंग्स से बनाया हुआ है इस बुक में। ये जो हम मेरे सामने पड़ी हुई है, दिस इज जतोई। तो जतोई में इन्होंने ना हेडिंग्स तो बहुत अच्छी दी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों की बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। मतलब एक होता है कहानी की तरह लिखा हुआ होना, एक होता है बस हेडिंग्स बना के पॉइंट्स बना के लिख दिया होना। तो ये वाली जो बुक है इसमें हेडिंग्स और पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन कहानी स्टोरी बना के ना कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी एक्सप्लेन की हुई। तो इसलिए कुछ बच्चों को नहीं ये समझ आती। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि ठीक है, हर किसी का समझने का अंदाज ज़रूर अपना होता है। कुछ लोगों को ज़रा स्टोरी फॉर्म में समझ ज़्यादा आती है, कुछ को हेडिंग्स बनी हुई हो तो ज़्यादा सही लगता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो एग्ज़ाम है ना, खास तौर पे जो यूएचएस के अंडर है, जो यूएचएस के अंडर नहीं पढ़ रहे इस वक्त, मतलब कुछ मैक्सिमम तो पाकिस्तान में जो होते हैं वो यूएचएस के अंडर आ जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस, जो नहीं भी है उसके अंडर, उनमें भी जब आप हेडिंग्स के साथ आंसर लिखते हो, कॉन्सेप्ट भी ज़रूर लिखना होता है, लेकिन दे मैटर, ठीक है, दे मैटर लॉट जब आप उसको तरीके से लिखते हो तो। लेकिन जो यूएचएस के अंडर आते हैं उनको तो मैं कहूँगी कि वो डेफिनेटली ये बुक एज अ टेक्स्ट बुक फॉलो करें, क्योंकि आपका पेपर यहाँ की लाइंस में से आता है। जतोई की लिटरली आपकी एमसीक्यूज में भी और एससीक्यूज में भी लाइंस उठ के आती हैं, और आप जब ये बुक फॉलो करके पढ़ते हो ना तो आपके लिए पेपर देना जोगी की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो इसमें एक्सप्लेन नहीं है, रेटिना का चैप्टर इसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, उसको लाजमी है कि आप कॉन्सेप्ट बनाएं। कॉन्सेप्ट के लिए आप चाहें तो मैंने भी वीडियोस अपलोड की हुई, आप मेरी वीडियोस से देख लें। आप कहीं से बनाना चाहते हैं, आप जोगी पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और की वीडियोस देखना चाहते हैं, आई नेवर आस्क के जो कुछ भी एक चीज़ करें जो आपको सही लगता है। लेकिन जो पेपर की बात है ना, तो पेपर इससे बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक वो रखा करें जो आपके लिए आसानी हो। मैं नहीं आपको कहूँगी कि आप मोटी सी एक टेक्स्ट बुक उठा के लें जो आपके एफसीपीएस लेवल की होगी, फिर आपसे खुद भी पढ़ी ना जाए तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपने लिए वो चीज़ रखें जो आप पढ़ भी सकें। हमें एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट और इवन एक अच्छा स्टूडेंट जो कि बेहतरीन मार्क्स से पास होना चाहता है, वो भी ये बुक अगर पढ़ लेगा, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेगा, तो दैट्स वेरी मच फाइन। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें मैं आपके सारे चैप्टर वाइज चलती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जो चैप्टर आते हैं इसके कंटेंट्स में, वो है एम्ब्रियोलॉजी का। बिल्कुल छोड़ दें उसको, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट ही करना है आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई से। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाहिर सी बात है आपको नहीं आएगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसमें सिर्फ जनरल सा आइडियाज़ को एक दफ़ा देख लेना, हर चीज़ की डिटेल आगे दी हुई है, ठीक हो गया। फिजियोलॉजी ऑफ विजन एक नज़र पढ़ लेना, इसमें से कोई बात नहीं आती। कभी आपसे पूछ ले कोई एक आध एमसीक्यू, लेकिन कभी भी नहीं आता होता ऑलमोस्ट, ठीक है। टाइम हुआ तो एक नज़र पढ़ने में, 2 सफ़ों का चैप्टर है, कोई मसला नहीं है, तो इसको भी एक नज़र देख लेना है। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपका ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप ऑस्पी की तैयारी करते हैं उसमें आपका इससे ताल्लुक है। लेकिन वो फिर अलग बात ये आ जाती है कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन थोड़ा सा वेरी कर जाती है आपके हॉस्पिटल के हिसाब से। जो आपको पढ़ाने वाले लोग होते हैं, आपके हॉस्पिटल वाले, उनकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक तो जनरल तरीका होता ही होता है, लेकिन हर जगह की डिमांड थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसलिए आपकी अपनी डिमांड्स के हिसाब से आपने हमेशा एग्जामिनेशन खासतौर पर तैयार करनी होती है, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन ये चैप्टर आपका सिलेबस में, यानी जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता आपने, इसमें कोई बात इसमें से नहीं आती होती। लेकिन हाँ, अब इसमें ना इन्होंने शुरू में ही ओसीटी टेस्ट जो होता है आई का, जो फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, एफएफए वगैरह होता है, ए स्कैन है, बी स्कैन है, इस सब की डिटेल इस चैप्टर में है। तो उस हिसाब से अगर आपने वो पढ़ना है ना, मेथड्स ऑफ टेक्निक्स जो होते हैं आपके मतलब जो आई में एग्जामिनेशन के टेक्निक्स हैं, वैसे तो मैंने अपनी वीडियोज़ में भी और वैसे भी आपको मतलब नेट पर जनरली भी मिल जाता है कि ए स्कैन क्या है, बी स्कैन क्या है, वो पता चल जाता है। लेकिन अगर स्टिल आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में वो बातें मिल जाएंगी अपने समझने के लिए। आपसे कोई अलग से पूछता नहीं है कि व्हाट इज ए स्कैन, वाइवा में पूछ सकते हैं, नॉट इन रिटन एग्जाम। अब आती है बात आईलिड्स से।
अब जो आपका आईलेट्स का चैप्टर है ना, मैंने साथ साथ मार्क भी इसीलिए किए मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप यहाँ पर से अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो भी आपके लिए आसानी हो जाए। जिस पे मैंने ये ज़्यादा स्टार्स और ज़्यादा टेक्स्ट लगाए हुए, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इसीलिए किया था ताकि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आसानी से देख लें। अच्छा, आईलेट्स है हमारे पास जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपने पढ़ना तो पूरा है, क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं और बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने छोड़नी हो, पढ़ना पूरा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन है, टोसिस है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं और बहुत ही आसान है। उसके अलावा ये होर्डोलियम, ब्लेफराइटिस, क्लेजियन, लेकिन ये वो चीज़ें जो आपने नहीं छोड़नी। याद रखना, ट्यूमर्स ऑफ द आईलिड में से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा आते हैं। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मेबोमिनाइटिस में क्या डिफरेंस है। इसी तरह आप कब किसी चीज़ को कहेंगे कि वो आपका जो होर्डोलियम है, किस टाइम आप उसे क्लेजियन कहेंगे, क्योंकि सारी ये लिड्स में से चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। इसका एक एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट सबका है, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ, तो आप लाजमी उसको जहन में रखेगा। ट्रिकियसिस और इंट्रोपियन को कभी कंफ्यूज नहीं करना। आपके पास तो एमसीक्यू आता होता है कि एक पेशेंट की जो आई लैशेज है वो अंदर की तरफ टर्न्ड है, आप बताएं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट उसके लिए क्या होगी। तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इंट्रोपियन नहीं हो सकती। इंट्रोपियन इज द इन्वर्जन ऑफ आई लिड्स। अगर आई लैशेज अंदर की तरफ टर्न्ड है तो वो इंट्रोपियन इज द नॉट द मोस्ट सुटेबल थिंग, ठीक है। मतलब आपने इन सब का डिफरेंस याद रखने में, आपको बताने का मकसद ये था। आपको इधर एमसीक्यू ला के ना वो कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर जो लैक्रिमल सिस्टम, लैक्रिमल सिस्टम में कॉम्पोजिशन ऑफ टीयर आपका एससीक्यू नहीं आता होता, आपसे वाइवा में बहुत दफ़ा पूछते हैं, आपको आना चाहिए। कंजेनिटल एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन आपका बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा आता होता है, ठीक है। एमसीक्यू एससीक्यू दोनों में पक्का पक्का आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे हो ये चीज़। और उसके बाद ये डायक्रायोसिस्टाइटिस, ये दोनों तरह का बहुत ज़्यादा आएगा। ड्राई सिंड्रोम में आपसे वो पूछते होते हैं कि योग्रिन सिंड्रोम की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ड्राई आई सिंड्रोम में जो योग्रिन सिंड्रोम का रोल है, ये वो कहाँ पर इन्वॉल्व है वो बताएं, ठीक है। उसके हिसाब से पूछते हैं इसका क्वेश्चन जो आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, कंजक्टाइवा का चैप्टर, कंजक्टाइवा में आपसे ना चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, पढ़ते हुए आपको लगता है कि यार ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें ना हर चीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं कि वाटरी आए या वाटरी डिस्चार्ज किस में होगा, पिरुलेंट किस में है, म्यूकोपिरुलेंट किस में, और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज के हिसाब से जो मैंने यहाँ स्टार्स और टिक्स किए उनसे तो आपको साफ पता चल जाएगा। ये खास तौर पे एससीक्यू के लिए, ठीक है, कि हमारे पास ट्रेकोमा है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है, फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर है, और ये जो ऊपर नजर है। मतलब मैं आपको साथ से बता रही हूँ कि एमसीक्यू कौन सा आता है, तो आपको पता हो, ये पक्की पक्की बात है। देखिए पिरुलेंट जो गोनोकोकल है उसमें आपका डिस्चार्ज आता है, म्यूकोपिरुलेंट बैक्टीरियल में आता है, वाटरी आपका जो एलर्जिक और वायरल होते हैं उनमें आता है, क्योंकि आपके पास ये एमसीक्यूज टिपिकल आते हैं। इसी तरह न्यूनेटल में कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है जो कितने अरसे में बच्चे को मैनिफेस्ट करता है और क्या साइंस आते हैं, क्योंकि न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस का एक एमसीक्यू लाजमी आता होता है, जिसमें अक्सर लोग आपको क्लेमाइडिया पूछ रहे होते हैं, या फिर वो आपसे कोई और, मतलब वो डिपेंड करता है साइंस और सिम्टम्स का कि कितने अरसे में डेवलप हुए हैं और क्या पिरुलेंट डिस्चार्ज है या क्या है हिसाब है, ठीक है। तो ये आपका एक एमसीक्यू इसमें से डेफिनेट होता है। इसी तरह वो जो आपका है ना सीजनल एलर्जी, वो आ गया मेरा ख्याल है, सीजनल एलर्जी वाला, यस, एलर्जिक कंजक्टिव, ये वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, ये टॉपिक भी आपका इस कदर ज़्यादा आता है कि आप कहें कि 90% ऑफ टाइम में से इसमें से आपका एक एससीक्यू आया हुआ होता है, तो आपने इसको भी लाजमी बहुत अच्छे से देखना है। टेरिजियम को आपने प्रोनाउंस सही करना है, वाइवा में आपको बुरा मानते हैं वो अगर आपने सही प्रोनाउंस ना किया। और दूसरा आपका इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें इसके बाद ना ये जो विटामिन ए का रोल है ये आपका बहुत पूछते हैं, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो पूछते हैं, वहाँ पर ग्रेडिंग लिखी हुई है वो पूछते हैं, तो ये आपने लाजमी करनी है। मैंने इधर टिक नहीं किया हुआ। अब यहाँ कार्सिनोमा से सारे, लेकिन इनमें से कभी कार्सिनोमा आया नहीं है, आपकी मर्जी एक नज़र एक रीड दे लें, लेकिन नॉट नेसेसरी टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। देन यू हैव कॉर्निया। कॉर्निया में आपने जो ये मैंने वही स्टार जो बातें मैं आपको बताया लगाई हुई है, वो तो सारी की सारी हैं ही इंपॉर्टेंट, कि हर्पीस है, वायरल केराटोकंजक्टिवाइटिस है, हर्पीस जूस्टर ऑफ थैलेमिकस, और हर्पीस जूस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपने ना सिर्फ कॉर्निया में 2-4 बातें आपके जहन में पक्की होनी चाहिए कि फिलामेंट्री होगा तो फंगस होगा, डेंड्रिटिक होगा तो वायरल यानी हर्पीस का होगा, ठीक है, अगर डेंड्रिटिक आ रहा है, और अगर अल्सर बहुत डीप चला गया है तो यकीनी तौर पर बैक्टीरियल होगा। केरेटोकोनस में से बहुत सवाल आते हैं, केरेटोकोनस में से एमसीक्यूज आते हैं, आपके वॉक्ड स्ट्राई के एमसीक्यू आएगा, आपका वो कहेंगे कि बच्चा था कौन शेप कॉर्निया था, ये इसकी जो उन्होंने आगे लिखी हुई है ना एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस जो लिखी हुई है वो थोड़ी सी ऐसी है कि यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई। मतलब आपके पास इधर जो जतोई में ना इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया, वो सिर्फ नाम लिखे हुए, उन सारे नामों में हो क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, आप वैसे नेट पे सर्च कर लें आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केरेटोकोनस की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो हम उसमें क्या कर रहे हैं, तो ये लाजमी आपने करना है।
ठीक हो गया जी। ये होगी यहाँ तक बातें। उसके बाद केरेटोप्लास्टी में से एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। इसको आपने एमसीक्यू के लाजमी पढ़ना है कि कौन सी टाइप की केरेटोप्लास्टी किसमें आती होती है, ये आपने देखना है, लाजमी देखना है। और बताया मैंने स्टार और टिक्स से आप एससीक्यूज का तो अंदाजा हो ही रहा होगा आपको, ठीक होगा। ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक होगा। स्क्लेरा है, स्क्लेरा में सिर्फ आप स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस का डिफरेंस कर लें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू ज़्यादातर इसमें से आता है, एससीक्यू शायद ही कभी है। लेंस एंड कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें कैटरेक्ट की सर्जरी में से आपका आधे से ज़्यादा वाइवा होता है, आपके एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यूज आते हैं, लाइक आपका बहुत सारा कंटेंट कैटरेक्ट की सिर्फ सर्जरी में से होता है कि ये कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, किस तरह करते हैं, कौन सी किस लिए होगी। एक बंदा है रिजिड लेंस के साथ आया, उसके लिए कौन सी करनी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करनी है। सबसे अच्छी कौन सी है जो आजकल हम कह रहे हैं, फेको एमल्सिफिकेशन है। वैसे तो लेजर फेमटोसेकंड लेजर सबसे अच्छी है, लेकिन वो कॉस्टली है, इसलिए वो नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं है। ये बातें सारी आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसमें ज़रा सा भी वो मतलब 1 सेकंड भी लगाने वाली बात नहीं। तो इसलिए हाँ, लेंस की टाइप्स कौन सी हैं, इंट्राओकुलर लेंस, उसमें हेप्टिक ऑप्टिक क्या होता है, हर चीज़ इसमें से आती है, ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छे से करना है आपने। ए फेकिया भी आता है, एवरीथिंग। अच्छा, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में ना, इसके जो ग्लोकोमा के टेस्ट हैं, यानी जो डायग्नोसिस बनाने के लिए हम जितने भी टेस्ट करते हैं, उन सब का आइडिया हो। आपका गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर, आपके ऑस्पी का भी सवाल है, आपके एमसीक्यूज का भी सवाल है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आपको उसकी शक्ल के साथ उसे पहचानना आना चाहिए। बाकी मैं अगले पार्ट में बताती हूँ। अभी तक किसी कोई मसला होगा ना, थैंक यू।